अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 40th क्लास में खुशामदीद। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की जो वीडियो होगी वो ज़रा थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को यूट्यूब के ऊपर ही सारा देखिएगा, इसको डाउनलोड करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप आएंगे थोड़ी सी वीडियो देख के चले जाएंगे तो जो चैनल का वॉच टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जो यूट्यूब होता है वो फिर वीडियो आगे रिकमेंड नहीं करता। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को यूट्यूब पे देखिएगा, इसको डाउनलोड ना कीजिएगा, ताकि जो वीडियो के एनालिटिक्स है, जो यूट्यूब का वॉच टाइम है मेरी वीडियो का, वो हर्ट ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने अपनी बैलेंस शीट वाली सीरीज़ में आपको सारा कुछ बता दिया था। ये जितनी भी टर्म्स होती हैं इन सब के जो मीनिंग्स होंगे वो आपको यकीनन पता होंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे कि कंपनी जो है किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। तो ये जो है टोयोटा की 2020 की जिसे कहते हैं बैलेंस शीट है कि एज एट जून 30 2020 जो कंपनी है वो किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले जो है कंपनी के एसिड्स हैं, हमारे पास नॉन करंट एसिड्स है। तो नॉन करंट एसिड्स जो है टोटल कंपनी के जो है वो 16 मिलियन के, याद रहे कि ये रुपीज़ जो है इन 000 है, तो इसके आगे आप 000 लगाएंगे तो फिर आपको जो है वो सही अमाउंट का जैसे कहते हैं पता चलेगा। तो कंपनी के अगर देखें जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE हैं वो 16.5 मिलियन के ऊपर जैसे कहते हैं स्टैंड कर रही है। अगर पिछले साल से इसको कंपेयर करें 13.8 से जो है 16.5 पे जंप कर गए, यानी कि अच्छा है कि कंपनी के जो एसिड्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जो टेंजिबल एसिड्स हैं, इनटेंजिबल एसिड्स हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। इसका कोई जिसे कहते हैं मसला नहीं। जो टेंजिबल एसिड्स हैं यानी कि जो PPE है ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं मैटर करते हैं। तो ये जो है 13 मिलियन से 13.8 मिलियन से 16.5 मिलियन के ऊपर आ गए। तो ये जो है काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी को लेके। नीचे अगर देखा जाए तो ये जो बाकी हैं इनकी इतनी वो जिसे कहते हैं ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसका जो है कंपनी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो PPE है ये सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं नॉन करंट एसिड्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो है कंपनी पिछले साल से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये मैं वीडियो में चल के आपको पिछले 5 साल के जो एनालिसिस है वो भी करके दिखाऊंगा कि पिछले 5 सालों से कंपनी की क्या पोजीशन रही है। और टोयोटा को मैं सुजुकी और होंडा जो बाकी कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनके साथ भी कंपेयर करके बताऊंगा। तो पहले सिर्फ बैलेंस शीट को समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट जो है ये हमें क्या बता रही है। जो PPE है वो कंपनी का अच्छा 16.5 मिलियन है। टोटल कंपनी का नॉन करंट एसिड जो है 16.6 मिलियन के ऊपर है, तो ये अच्छे हैं, यानी कि ठीक है। लेकिन जब कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा जो फिगर्स हैं वाकई में अच्छे हैं या नहीं। अब करंट एसेट्स के अंदर देख लेते हैं तो स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो कंपनी ने गाड़ियां बनाई हैं सेल करने के लिए वो कंपनी के सबसे ज़्यादा यानी सेकंड हाईएस्ट है 15.9 मिलियन के ऊपर। ये भी पिछले साल 13.5 थे और 15.9 हो गए, यानी कि ये जो एसेट्स हैं ये भी कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा देखें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 23 मिलियन से 41 मिलियन पे आ गए। तो यानी कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंपनी के पास ऑपरेशन से पैसे इतने बच रहे हैं अपने मेन बिजनेस है कि कंपनी जो है उनको इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश जो है वो पड़ा हुआ है। जो कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस है वो पिछले साल से 3.2 मिलियन से 1.1 मिलियन पे आ गया। लेकिन खैर है, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो कैश होता है, आपका जो पैसा होता है वो वक्त के साथ साथ डी वैल्यू होता रहता है। इसलिए पैसा जितना ज़्यादा डिप्लॉय रहे वो उतना अच्छा होता है। अगर कंपनी की कैश जो है कम हो गया उसका कोई मसला नहीं, लेकिन कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 23 मिलियन से 41 मिलियन पे हो गए। तो जाहिर सी बात है जो 41 मिलियन है ये कंपनी के लिए ज़्यादा पैसे बनाएंगे। जितना कंपनी ने 41 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा कंपनी को वापस मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास इतना पैसा बच रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस से हट के इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है। उसके बाद जो लोन्स एंड एडवांसेज हैं वो भी कंपनी के 3.7 से 2.9 हो गई। आपको पता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को लोन वगैरह देती है। एक्रूड रिटर्न जो अदर रिसीवेबल हैं ये कंपनी की काफ़ी कम हो गए, लेकिन खैर है इसका कोई मसला नहीं है। करंट एसेट्स के अंदर ये जो कैश होता है और ये जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं ये सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इन चीज़ों से आपको पता चलता है कि कंपनी जो है किस पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो कंपनी की जो करंट एसेट्स है उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है यानी कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पर स्टैंड कर रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब अगर नीचे आ जाते हैं हम लोग इक्विटी पे आ जाते हैं, यानी कि इक्विटी ये वो वाला पैसा है जो हमारा यानी कि एज ए शेयर होल्डर हमारा पैसा है। तो इधर भी अगर देखें कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 5 मिलियन का है। ठीक है, बाकी ये जो इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है ये उतना ही रहता है 786, यानी कि जितने कंपनी ने
जो अपना पेड अप कैपिटल होता है, जब IPO इशू किया होता है, जितना पैसा रेस किया होता है, ये वो होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो रिजर्व है, रिजर्व कंपनी के अच्छे हैं, यानी कि 39 मिलियन से 40 मिलियन पे आगे। इतना बड़ा जंप तो नहीं आया, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो है कंपनी अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करी, यानी कि नीचे नहीं गई कंपनी के रिजर्व्स, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर नीचे लाइबिलिटीज़ के अंदर देखें तो कंपनी के ऊपर जो है तकरीबन 4.5 लाख रुपए की जिसे कहते हैं लाइबिलिटीज़ है। याद रहे कि ये नंबर जो है 000 के अंदर है, तो इसके आगे आप 000 बनाएंगे तो तकरीबन 47 करोड़ की जिसे कहते हैं कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। अच्छा, अब अगर कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को देखें, टोटल जो कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो है 4,83,000 की, ठीक है। इसको अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को अब हम कंपेयर करते हैं कंपनी के नॉन करंट एसिड से, तो कहाँ 16 मिलियन यानी कि 1,66 लाख, और कहाँ 483, यानी कि कंपनी जो है डेट के हवाले से या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में कंपनी को किसी भी किस्म का जैसे कहते हैं अपनी ये लाइबिलिटी उतारने में मसला नहीं हो, क्योंकि तकरीबन 5 लाख की लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी तकरीबन 5 लाख रुपए की है, और नॉन करंट एसेट जो है तकरीबन 1.5 करोड़ की है। तो यानी कि कंपनी बहुत आराम से अपनी जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को उतार सकती है। अब अगर नीचे आ जाएं करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, इसके अंदर देखें करंट पोर्शन ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म लोन लिए है इसका 1,13,000 जो है कंपनी ने इस साल पे करना है, यानी कि 2020 के अंदर। तो जिसे कहते हैं इधर भी कंपनी जो है काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर नज़र आ रही है कि 1,13,000 कंपनी का लोन है। अगर हम लोग जो हैं जो करंट रेशो होती है कंपनी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है, तो अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ देखें 38 मिलियन है, और जो करंट एसेट्स हैं वो 63 मिलियन है। यानी कि कंपनी ने अपने ये 38 मिलियन लाइबिलिटीज़ उतारने के लिए कंपनी के पास 63 मिलियन के जिसे कहते हैं एसेट्स हैं। तो इधर भी जो कंपनी है इसकी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, यानी कि कंपनी आराम से अपनी जो करंट लाइबिलिटीज़ है उनको उतार सकती है। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, यानी कि लोगों ने नहीं लिए। पिछले साल 2,95,000 थे, इस साल 3,57,000 हो गए हैं। लेकिन कोई मसला नहीं, कंपनी जो है अपने ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, यानी कि कंपनी के पास इतना पैसा था तो कंपनी ने जो है डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं। तो इधर कंपनी की कंफर्टेबल पोजीशन है, यानी कि जब ये लोग अपना डिविडेंड क्लेम करेंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे किसी भी वजह से उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन जब वो करेंगे तो कंपनी जो है काफ़ी आराम से अपने जो डिविडेंड्स है वो पे कर देगी, क्योंकि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या बैंक बैलेंस है, जो कंपनी के पास बैंक बैलेंस है वो 11 लाख है, और जो तकरीबन अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो 3,60,000 के। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। ये दोनों क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन और अनक्लेम्ड डिविडेंड, इन दोनों की अमाउंट मिला के भी कंपनी के पास जो कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी कि कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा या जो भी है, कंपनी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में इस लिहाज से। अच्छा, अब जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बेसिकली एक तरह की ज़िम्मेदारी होती है। अब ज़िम्मेदारी आपको जो कंपनी होती है उसके ऊपर काफ़ी तरह की हो सकती हैं। अब जिस तरह देखें, ये जो लिखा हुआ है ट्रेड पेएबल एंड अदर पेएबल एंड प्रोविजन, ये है 13 मिलियन, यानी कि ये वो वाले पैसे हैं जो कंपनी एक तरह से अपना उधार पे सामान लेके आगे गाड़ियाँ बेच देती है, फिर बाद में जो कंपनी है वो उनको पे करती है, यानी कि जिससे उसने सामान उठाया होता है, यानी कि इंजन, गियर, हेडलाइट वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो इधर भी अगर देख लें तो ये जो 13 मिलियन की लाइबिलिटी, यानी कि जो ट्रेड पेएबल है, ये भी कंपनी आराम से अगर देखा जाए, क्या कहते हैं, लॉजिकली देखा जाए तो ये जो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, इससे जो प्रॉफिट आएगा इसमें से कंपनी जो है ये 13 मिलियन के जो अपने ट्रेड पेएबल्स हैं उनको आराम से जिसे कहते हैं दे सकती है। और अगर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर एंड डीलर है, तो ये कंपनी ने जो है वो वाला पैसा है जो जब आप गाड़ी बुक कराने के लिए जाते हैं तो जो कंपनी आपसे लेती है, तो ये लाइबिलिटी है। तो ये 24 मिलियन की अगर लाइबिलिटी है तो जाहिर सी बात है जो कंपनी के कॉग्स होंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, वो इससे कम होगी। यानी कि ये भी जो पैसा है इसके अंदर से इतने पैसे को कंपनी ने गाड़ियाँ बेच दी हैं तो अभी कस्टमर को डिलीवर करनी है, इस वजह से कंपनी की जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। तो ये भी कंपनी की जो है काफ़ी आराम से दे देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कंपनी के पास ये 24 मिलियन का पैसा आ गया तो इससे कंपनी जो है पैसे बना के गाड़ी भी दे देगी और प्रॉफिट में भी चली जाएगी। तो ओवरऑल अगर ये कंपनी की पोजीशन देखी जाए, करंट एसेट्स जो हैं कंपनी के सारे देखे जाएँ, फिर बाद में करंट लाइबिलिटीज़ देखी जाए या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखी जाएँ, तो जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। यानी कि इसको देखे नहीं लगता है कभी भी कंपनी को जिसे कहते हैं कोई मसला हो सकता है अपना कर्जा उतारने में या कुछ करने में। बहुत कम कर्जा है कंपनी के ऊपर, ज़्यादातर लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो कस्टमर से वो है एक तरह की डेट फ्री कंपनी है जो टोयोटा है। तो यानी कि ये जो है एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं खुशी की बात है कि कंपनी जो है कहीं नहीं जाने वाली, ना इसको बैंकरप्सी का खतरा है ना कुछ और है, कि कंपनी के पास जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि हमें हर कंपनी की जिसे कहते हैं पोजीशन का तब पता चलता है जब हम उसको बाकी कंपनीज़ के साथ कंपेयर करते हैं कि कंपनी बाकी
एज़ कम्पेयर टू अपने सेक्टर के अंदर जो बाकी कंपनीज़ हैं उनके साथ किस पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रही है। आई होप आपको ये जो क्या कहते हैं बैलेंस शीट है ये आपको पढ़ना आ गई होगी, कि आपको पता चल गया होगा कि कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स हैं, टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल जो एसेट्स हैं वो कंपनी की जिसे कहते हैं काफ़ी हेल्दी हैं। यानी कि कंपनी जो है काफ़ी हेल्दी पोजीशन के अंदर है, एक तरह की डेट फ्री कंपनी, यानी कि कोई भी कर्जा नहीं। जितना ये अपना प्रॉफिट बना रही है, अपने प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है, थोड़े बहुत कर्जे कंपनी ले रही है, और एज़ कम्पेयर टू इसके जो बैंक बैलेंस है, यानी कि जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, उसके लिहाज से कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो बहुत कम है। जितना कोई भी कंपनी जितनी डेट फ्री होती है, यानी कि जितना कम उसके ऊपर कर्जा होता है, तो वो कंपनी उतनी अच्छी कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसका बैंकरप्सी का या कहीं पे जाने का जैसे कहते हैं कोई खतरा नहीं होता। कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, टैक्स वगैरह भी दे रही है, सारा कुछ दे रही है। तो यानी कि अगर बैलेंस शीट को देखा जाए तो जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी पोजीशन में लग रही है। चलें अब मैं आपको टोयोटा, सुजुकी और होंडा इन तीनों कंपनीज़ के पिछले 5 साल के एनालिसिस करके दिखाता हूँ, और आपको बताता हूँ कि इन तीनों कंपनीज़ के अंदर से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो किसकी है। तो गाइस ये जो है पिछले 5 साल की, ये आप देख सकते हैं 2016 से 2020 तक की, 16 भी ये जो है होंडा, सुजुकी, टोयोटा, ये जो है तीनों की बैलेंस शीट का डेटा है। अच्छा, अब ये जो डेटा है ये मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से ली है, KHIstocks.com। मैं स्क्रीन पे भी उसका URL मेंशन कर दूंगा, तो उधर से जो है काफ़ी आसानी से जिसे कहते हैं आपको जो डेटा फिगर्स होते हैं वो काफ़ी आसानी से जिसे कहते हैं मुयस्सर आ जाते हैं, तो आपके लिए जो एनालिसिस करना होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये कंपनी के PP&D यानी कि जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो होते हैं। देखें 16501, इधर आए तो 16501, यानी कि जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये फिक्स एसेट है, यानी कि कंपनी के कहीं पे भी नहीं जाने लगे। जो उसकी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी होगी या इक्विपमेंट, यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है ये टर्म है। तो ये जो है कंपनी के फिक्स एसेट हैं 2020 में। अच्छा, अब इसको 2016 से आगे कंपेयर करते हैं, तो ये जो एवरेज है ये मैंने खुद निकाली है। ये जो है KHIstocks.com जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं थी, तो जो मैंने खुद से जिसे कहते हैं थोड़ी सी अल्ट्रेशन की हुई है एनालिसिस के लिए, जिसे कहते हैं ज़रा मुझे थोड़ी आसानी हो रही थी कंपनी को एनालाइज करने में। तो जो फिक्स एसेट्स हैं वो देखें 2016 में 4.9 बिलियन थे, ठीक है, 4 अरब 91 करोड़ थे, फिर 6 अरब हो गए, 7 अरब, 13 अरब, 16 अरब। अगर इसकी एवरेज देखें तो पिछले साल की निस्बत जिसे कहते हैं हर साल ये बढ़ती जा रही है, यानी कि 4.9 बिलियन से 6.2 बिलियन हो गए, तो 21.40% का जिसे कहते हैं जंप आया। फिर 6.2 से 7.2 हो गई, यानी कि 13.38% का जिसे कहते हैं जंप आया। तो देखा जाए तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो 2016 से अभी तक पिछले 5 सालों से जिसे कहते हैं टोयोटा कंपनी बढ़ाती जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। यही फिक्स एसेट अब हम अगर सुजुकी के देख लेते हैं तो 2016 के अंदर 6.6 थे, 6.6 बिलियन रुपीज़ थे। 6.6 से 8.8 हो गए, यानी कि 24% का जंप आया। फिर 8.8 से 15 हो गए, 43% का काफ़ी बड़ा जंप है, काफ़ी अच्छा है। फिर 1.11% का जंप आया, यानी कि 15 बिलियन थे, अभी भी 15 है, थोड़े बहुत जिसे कहते हैं सिर्फ हल्की फुल्की चेंजिंग आई है। लेकिन जो रिसेंट ईयर है इसके अंदर -20%, यानी कि 15 बिलियन रुपीज़ से जो एसेट्स हैं वो 13 बिलियन के ऊपर आ गए। तो इधर अगर देखा जाए तो सुजुकी ने थोड़ी सी मार खाई है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा के। जो सुजुकी हैं उसके एसेट्स जो हैं कम हो गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, यानी कि जो जिस तरह वो मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे इन्वेस्टमेंट्स मिला के होते हुए इन्वेस्टमेंट जो है इधर एज अ टोटल आ जाती है। तो ये अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है टोयोटा की देखें तो 38 बिलियन थे, 38 से 41, यानी कि 6.7% का जंप आया उसकी टोयोटा की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। फिर 41 से 55 हो गए, 24% का जंप आया। और 2019 का जिसे कहते हैं कंपनी -135% पे चली गई, यानी कि 55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, ये जो है 23 बिलियन के ऊपर आ गई है। तो ये जिसे कहते हैं ज़रा थोड़ी सी जिसे कहते हैं इतनी अच्छी बात नहीं है कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो अगर बढ़ती रहें तो ठीक है, अगर थोड़ी जिसे कहते हैं कम हो जाए ज़रा थोड़ी सी वरीसम की बात होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जंप आए तो उसका ज़रा मसला होता है। 55 से देखकर 23 बिलियन पे आ गए, 23 से फिर 41, यानी कि 2017 वाले लेवल के ऊपर जिसे कहते हैं कंपनी वापस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जिसे कहते हैं ले गई थी। तो ये अच्छी बात है कि थोड़ी सी जिसे कहते हैं डाउनफॉल आई है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, लेकिन वापस जो है कंपनी उसको आगे की तरफ लेके जा रही है। ये अगर हम सुजुकी की देख लें तो 2016 में सुजुकी की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। 2017 से 208 मिलियन, 329 मिलियन, फिर 325 मिलियन, फिर 278, यानी कि पिछले 2 सालों के अंदर जो ऑन एवरेज है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो सुजुकी की इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जा रही है। तो इधर भी अगर देखें जो सुजुकी उसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। और यही दोनों चीज़ें जो है अब हम लोग आगे होंडा की भी देख लेते हैं।
होंडा के जो फिक्स एसेट्स हैं वो 3.7 बिलियन थे, 3.7 से 4.6 बिलियन हो गए, 19.37% का इंक्रीज़ आया, फिर 4.6 से 5 बिलियन हो गए, 9.2, फिर हल्का सा जिसे कहते हैं स्लाइड चेंज आया, यानी कि -0.78% गए, लेकिन उसके बाद फिर 2020 का -8.96 चले गए, यानी कि जो होंडा है उसके पिछले 2 सालों से जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इधर अगर आके देखें रिसेंट ईयर के अंदर सुजुकी के भी एसेट्स जो हैं डिक्रीज़ हुए हैं, होंडा के भी एसेट्स डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर टोयोटा का कहीं पे भी जिसे कहते हैं एसेट्स के अंदर डिक्रीज़ नहीं आया। तो ये जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छी बात है एज अ शेयर होल्डर। यही फिर अगर हम लोग होंडा की जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स देख लें तो 1.1 बिलियन, 20 बिलियन यानी कि 1.1 बिलियन से 20 बिलियन जो है 94.51% का जंप आया, जो काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा तकरीबन जिसे कहते हैं कंपनी ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ाई हैं। फिर 20 बिलियन से फिर 20 बिलियन ही रही, -1.3% का जिसे कहते हैं डिक्रीज़ आया। इतना बुरा नहीं है, लेकिन 2008 के बाद जो 4.7 बिलियन जो डिक्रीज़ आया ये बहुत ज़्यादा है। 4.7 से फिर 4 बिलियन पे आ गया, यानी कि 2019 के अंदर भी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो डिक्रीज़ हुई थी, फिर 2020 के अंदर भी डिक्रीज़ हुई है। अच्छा, ये जो -333% का डिक्रीज़ आया, ये हमें नंबर्स देखे तो पता चल गया, लेकिन ये असल में क्यों डिक्रीज़ आया ये हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख के पता चलता है। तो मैं आपका टाइम बचा देता हूँ। अच्छा, तो ये जो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स है इसके अंदर इतना ज़्यादा डिक्रीज़ इसलिए आया था क्योंकि जो होंडा है उसने अपनी गाड़ियों की डिलीवरी जो थी ज़रा थोड़ी लेट की थी, और पाकिस्तान के अंदर लॉ है कि अगर आप गाड़ियों की जो डिलीवरी है मेरे ख्याल से शायद 2 महीने से ज़्यादा कर दें तो आपको किबोर +2% का जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं देना पड़ता है। तो होंडा ने अपनी गाड़ियों की डिलीवरी लेट की थी, जिस तरह से उसने पैसे भी दिए हैं और गाड़ियाँ भी अपने कस्टमर को दी हैं, जिस वजह से जो है इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी कम हो गई थी। इन्वेस्टमेंट्स भी अगर देख लें जो है 1.1 से 20 बिलियन हो गए, लेकिन 2017 से 18, 19, 20 पिछले 3 सालों से जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जा रही है। लोग इतनी अच्छी बात जिसे कहते हैं नहीं है। यही फिर आगे अगर हम लोग कैश इन हैंड एंड बैंक को देखें तो इतनी जिसे कहते हैं ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा होती रहे, इसका जो है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी 2.7 से 3.2 बिलियन पे आ गई, यानी कि 15% का इंक्रीज़ आया, फिर 2.2 बिलियन हो गई, यानी कि -46 का डिक्रीज़ आया, फिर 2.2 से 3.2 हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीज़ आया, और उसके बाद जिसे कहते हैं 1.1 बिलियन होगी, -180% का जिसे कहते हैं डिक्रीज़ आया। लेकिन कैश का इतना मसला नहीं है, जो एसेट्स हैं ना, ये एसेट्स कंपनी के बढ़ने चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो कैश होता है वो तो बड़ा डी वैल्यू हो जाता है। इससे कंपनी जितने अच्छे तरीके से कैश को डिप्लॉय करती है उस कंपनी को जिसे कहते हैं उतना अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो ये कैश की जो पोजीशन है सुजुकी और उनकी भी देख लेते हैं हम। सुजुकी की अगर 2016 से देखें 8.5 बिलियन, 8.5 से 9.1 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 7% का जिसे कहते हैं इंक्रीज़ आया। उसके बाद जिसे कहते हैं -506% का डिक्रीज़ आया, यानी कि 9.1 से डायरेक्ट जो इसका कैश था सुजुकी का 1.5 बिलियन पे हो गया, यानी कि काफ़ी बड़ा डिक्रीज़ है। लेकिन अगर ऊपर एसेट्स भी देखें तो 8.8 से 15 बिलियन हो गए हैं। कैश बेशक जिसे कहते हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं, मैंने बताया मसला नहीं, लेकिन जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो एसेट्स होते हैं वो सबसे ज़रूरी जिसे कहते हैं कंपनी के अंदर होते ही एसेट्स हैं, जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ नहीं होने चाहिए। कैश बेशक कम हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी 1.5 बिलियन से 3.2 बिलियन के ऊपर इसके जो कैश है वो आ गया, और उसके बाद जो है 17 बिलियन के ऊपर जिसे कहते हैं, यानी कि 53% का इंक्रीज़ आया 2018 से 2019 में। 1.5 बिलियन से 3.2 बिलियन हो गया, 53% का इंक्रीज़ आएगा, 53.6% का, और उसके बाद जिसे कहते हैं 81% का इंक्रीज़ है, यानी कि 17 बिलियन। लेकिन अगर देखा जाए जो सुजुकी कंपनी है 2020 में उसके एसेट्स जो हैं वो 13 अरब के हैं, और जो कैश है वो 17 अरब है। तो ये जो 13 अरब हो गए ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कंपनी के अप्रिशिएट होते जाएंगे वैल्यू में, लेकिन जितने कंपनी के एसेट्स हैं उससे ज़्यादा कंपनी 17 बिलियन के कैश के ऊपर बैठी हुई है, जो कैश जो है डी वैल्यू हो रहा है। तो ये जिसे कहते हैं इतनी अच्छी बात नहीं, कंपनी के जो एसेट्स थे वो ज़्यादा होने चाहिए थे, कैश जो है वो कम भी हो जाता तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये जिसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट्स देखिए हमें पता चलेगा कि जो कंपनी है उसने ऐसा क्यों डिसीजन लिए कि एसेट्स से ज़्यादा कैश के ऊपर वो बैठी हुई है। ठीक है, यही अब आगे जिसे कहते हैं होंडा की देख लेते हैं। होंडा के जो कैश है वो 2016 में 5.9 था, 5.9 से 9.5 हो गए, 37 का इंक्रीज़ आया, 9.5 से 10 बिलियन, 13.25 का इंक्रीज़ आया, और उसके बाद 10.9 बिलियन से 1.3 बिलियन, यानी कि -689%, बहुत बड़ा डिक्रीज़ है। यानी कि जो होंडा को ये सन 2019 के अंदर एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं हिट लगी है। इसकी इन्वेस्टमेंट्स भी इतनी कम हो गई हैं, इसका जो कैश है वो भी इतना कम हो गया, सिर्फ गाड़ियों की लेट डिलीवरी की वजह से। तो एज अ शेयर होल्डर अगर आप इस कंपनी को देखें तो ये जिसे कहते हैं कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, यानी कि काफ़ी खतरे वाली बात है। अगर कंपनी जो है अभी कंपनी के पास पैसा था 10.9 से 1.3 पे आ गया है, 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट से 4.7 पे आ गया। अगर इन्होंने गाड़ियाँ
तो यही जो डिलीवरी थी, अगर होंडा थोड़ी सी मजीद लेट कर देती तो जो कंपनी है वो बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकती थी, कि बिल्कुल जिसे कहते हैं एक तरह से जीरो पे आ गई है, यानी कि 20 और 10 यानी कि 30 बिलियन से 5 बिलियन के ऊपर आ गई, यानी कि 15 बिलियन आपका जो कैश है वो आपकी गफलत की वजह से कंपनी से बाहर निकल गया। तो ये जिसे कहते हैं इतनी अच्छी बात नहीं है। इसी के बाद 2020 में आ जाते हैं, तो वही सेम स्टोरी है। जो इन्वेस्टमेंट है वो -17% जिसे कहते हैं डिक्रीज हो गई, लेकिन कैश जो है वो 1.3 बिलियन से 1.5 बिलियन हो गई, यानी कि 8.53% का इंक्रीज आया। तो ये जिसे कहते हैं अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कंपनी के जो एसेट्स हैं वो भी 5 बिलियन से 4.6 बिलियन हो गए, यानी कि शायद कंपनी ने अपने कोई एसेट्स भी उसे बेचने पड़े हैं बिजनेस में रहने के लिए। तो ये जिसे कहते हैं कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। इसके मुकाबले में जो सुजुकी और जो टोयोटा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद जो है करंट एसेट्स देख लेते हैं, क्योंकि इनको जिसे कहते हैं बेशक वीडियो पॉज करके देख लें, इतनी ज़रूरी नहीं है। जो करंट एसेट्स हैं वो 47 बिलियन से 57 बिलियन हो गए, यानी कि 17.5% का इंक्रीज़ आया। 57 से 74 हो गए, तकरीबन 23% का इंक्रीज़ आया। लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं डिक्रीज़ हो गए हैं, 74 बिलियन से 50 बिलियन पे आ गए, यानी कि 2016 वाले जिसे कहते हैं एसेट्स के आसपास आ गए हैं। तो ये जिसे कहते हैं इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं कंपनी फिर जिसे कहते हैं उसने अपने एसेट्स जो है इंक्रीज़ करना शुरू कर दिए। जो करंट एसेट्स हैं 50 बिलियन से 63 बिलियन हो गए, यानी कि 20% का जिसे कहते हैं इंक्रीज़ आ गया। -46.57% का डिक्रीज़ आया और उसके बाद 20% का इंक्रीज़ आया, यानी कि इतनी बुरी बात नहीं है। यानी कि जो टोयोटा कंपनी इसके जो है ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिक्रीज़ नहीं आ रहे। जो ज़रूरी चीज़ें यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो तो इस कंपनी के कहीं पे भी कम नहीं हुए। करंट एसेट्स जो हैं वो कम हुए हैं, और वो भी जिसे कहते हैं वापस कंपनी जिसे कहते हैं ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यानी कि इसकी जो पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी एंड होंडा इतनी बुरी जिसे कहते हैं पोजीशन नहीं है टोयोटा की, यानी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू कंपनीज। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टोटल एसेट्स के ऊपर। टोटल एसेट्स कंपनी की देखें 57 से 63 हो गए, 9.93। 2016 से 2017 की बात कर रहे हैं। 57 से 63 बिलियन हो गए, 9.93% का, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज़ आया। उसके बाद 63 से 81 हो गए, 22% का इंक्रीज़ आया। 81 से 64 ये इतनी जिसे कहते हैं अच्छी बात नहीं है, -26% का जिसे कहते हैं डिक्रीज़ आया। लेकिन 81 से जो है फिर 64 से जिसे कहते हैं 80 पे, यानी कि 2018 वाले लेवल के ऊपर कंपनी जिसे कहते हैं अपनी वापस चली गई। तो यानी कि ये एक अच्छी बात है। कंपनी जो है बहुत ज़्यादा हिट नहीं लेती, वो कुछ ना कुछ करके जिसे कहते हैं अपने पैसे वापस बना लेती है बिजनेस में रहने के लिए, यानी कि काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है जो टोयोटा है। और यही टोटल एसेट्स और करंट एसेट्स जो हैं हम लोग सुजुकी के देख लेते हैं। सुजुकी के जो करंट एसेट्स है वो 2016 में 30 बिलियन थे, 30 से 41 बिलियन हो गए, 25% का इंक्रीज़। 41 से 43 हो गए, 6.13% का इंक्रीज़। 43 से 58 हो गए, 24.87 का इंक्रीज़। उसके बाद जिसे कहते हैं 2020 के अंदर 45 जो है यानी कि -27% का डिक्रीज़ आ गया। लेकिन अगर पिछले 5 सालों के अंदर देखें तो इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया करंट एसेट्स के हवाले से। जो सुजुकी है अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि अच्छा रहेगी। और यही अगर हम लोग टोटल एसेट्स जो हैं वो देख लें, करंट एसेट्स के बाद टोटल एसेट्स पे आ जाएं तो 37 से 50 बिलियन हो गया, 25% का इंक्रीज़। 50 से 61 हो गया, 17% का इंक्रीज़। 61 से 77 हो गया, 20.80%, यानी कि ऑलमोस्ट 21% का इंक्रीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद वापस 66 पे आ गई है, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर जिसे कहते हैं सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि इतने जो 66 हैं वो 2016, 2017, 2018 तीनों से अच्छे हैं। यानी कि सुजुकी ने भी इतनी ज़्यादा हिट नहीं ली, यानी कि जो इसके करंट एसेट्स हैं और जो टोटल एसेट्स है वो सुजुकी के भी जिसे कहते हैं अच्छे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म किया सुजुकी ने। और यही अगर हम लोग आके होंडा के देख लेते हैं, होंडा के जो करंट एसेट्स हैं वो 12 बिलियन थे, 12 बिलियन से 46 बिलियन, यानी कि 73% का इंक्रीज़ बहुत अच्छा है। 46 से 53%, यानी कि ऑलमोस्ट 13% का इंक्रीज़, ये भी अच्छा है। लेकिन 53 बिलियन से 26 बिलियन, ये जो कंपनी के करंट एसेट्स इतने ज़्यादा कम हो गए, उसी वजह से हुए हैं जो इनकी गाड़ियों की डिलीवरी लेट हुई थी, इतना ज़्यादा डिक्रीज़ आना जिसे कहते हैं अच्छी बात नहीं है। मोर देन 100% का डिक्रीज़ जो है ये काफ़ी खतरनाक बात है। वापस कंपनी चली गई 26.2 से 26.6 बिलियन पे उसके एसेट्स चले गए हैं। लेकिन ये जो सन 2019 का बहुत बड़ी हिट ली है ना होंडा ने, ये जिसे कहते हैं अच्छी बात नहीं है। कंपनी को जिसे कहते हैं ये देखना चाहिए था कि उसकी गाड़ियाँ जो है कितने टाइम में डिलीवर हो रही हैं, बुकिंग बंद कर देते, कुछ कर देते। लेकिन कंपनी को जिसे कहते हैं इस तरह नहीं करना चाहिए था कि अब उसने इतनी बड़ी जिसे कहते हैं हिट ले रही है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हिट ले रही है। तो ये जिसे कहते हैं होंडा कंपनी की इतनी एफिशिएंसी जिसे कहते हैं नहीं है। ये मैं कहूँगा कि होंडा ने बहुत गलत किया है। ये जो इतनी ज़्यादा -333, 689, 102 फिर टोटल एसेट्स जो है -83, तो ये जो 2019 है इसके अंदर कंपनी इतना अच्छा पीछे से परफॉर्म करते करते जो है 2019 में आकर उसने पूरी जिसे कहते हैं कसर निकाल दी है।
तो ये जिसे कहते हैं इतनी अच्छी बात नहीं है एज एन इन्वेस्टर। उसके बाद जो टोटल एसेट्स हैं वो अगर देखें 32 बिलियन से 31 बिलियन पे आ गए, यानी कि -0.81%, यानी कि पिछले 2 सालों से जो होंडा कंपनी उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, काफ़ी गलत बात है। इसके बाद वापस हम लोग आ जाते हैं टोयोटा की। इधर हम लोग देख लेते हैं इनके जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं और जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं। जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 29 से 32 होगी, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, 32 से 45, 45 से फिर 24, जिसे कहते हैं अच्छी बात है कि कंपनी ने जो है अपनी लायबिलिटीज़ जिसे कहते हैं कम की हैं, -86% जिसे कहते हैं 8.4%, और 27.64% जिसे कहते हैं इंक्रीज़ आ रहा था इसकी लायबिलिटी के अंदर, लेकिन इसने लायबिलिटी अपनी कम की है, तो ये जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद 24 से 38 हो गई है जो लायबिलिटीज़ है इसकी, करंट लायबिलिटीज़ 38 और टोटल। अच्छा, अगर आप देखें करंट लायबिलिटीज़ और जो टोटल लायबिलिटीज़ है ना उसके अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि ज़्यादातर जो पोर्शन कंपनी के लायबिलिटीज़ का रहता है ना वो करंट का ही रहता है। इस तरह से अगर आप इधर भी आके देखें जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो पिछले 2 सालों से और 80 मिलियन और 479 मिलियन, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अगर कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जो हैं वो कंपनी की ज़्यादा है। और लायबिलिटीज़ भी देखें 2 तरह की होती हैं, यही लिखा हुआ है इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना होता है, जो आपका कर्जा वगैरह होता है, ये वो वाली लायबिलिटीज़ हैं, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और नीचे देख लें नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये 000 जिसे कहते हैं, क्योंकि कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए इतना कर्जा नहीं लिया हुआ, यानी कि अच्छी बात है। और इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो भी जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छा है कि 113 मिलियन है। और अगर कंपनी के पास आप कैश इन हैंड देखें तो 1.1 बिलियन है, और जो इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटी है सिर्फ 113 मिलियन है, यानी कि जो कंपनी ने कर्जा लिए बहुत थोड़ा सा लिए, मिनिमल सा लिए है। लेकिन उसके बाद जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है ना वो काफ़ी बड़ी जिसे कहते हैं कंपनी की जिसे कहते हैं होती है। तो ये जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है वही जिस तरह मैंने बताया, कंपनी जो है सामान पहले ख़रीद लेती है, फिर जब बेचती है जो कस्टमर से पैसा आता है वो फिर पीछे अपने वेंडर को जिसे कहते हैं देती है। लेकिन इसके अंदर भी कंपनी को जिसे कहते हैं जल्दी जल्दी अपने जो इन्वेंट्री उसको टर्न ओवर करना पड़ता है कि जो कंपनी उसका जैसे कहते हैं जिस तरह होंडा के साथ सीन हो गया उस तरह ना हो जाए। तो इधर भी अगर देखें कंपनी की जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं 29 से 32 हो गई, 8.48% का जिसे कहते हैं इंक्रीज़ आया, फिर 32 से 45 हो गई, 27% का इंक्रीज़ आया, फिर कम हो गई काफ़ी ज़्यादा 45 से 24 -86 ऑलमोस्ट -87% का जिसे कहते हैं डिक्रीज़ आया, तो ये जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और 24 से फिर 38 हो गई है। लेकिन ये जितनी भी लायबिलिटीज़ है कंपनी इसको जिसे कहते हैं जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रही है जो टोयोटा की कंपनी है। तो ये जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन 29 तकरीबन सेम ही है, टोटल लायबिलिटीज़ हो रहे हैं या टोटल करंट लायबिलिटीज़ हो रहे हैं। और जिसे कहते हैं इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही लायबिलिटीज़ के लिहाज से, जितनी भी लायबिलिटी है वो साथ साथ जो टोयोटा कंपनी है वो उतार रही है, क्योंकि इसके अंदर जो लायबिलिटीज़ हैं जो बेसिकली जो जिम्मेदारी है वो कर्ज वाली जिम्मेदारी नहीं है, वो बस कस्टमर से पैसे लेती है और उसने जिसे कहते हैं गाड़ियाँ डिलीवर कर देनी होती हैं। और टोयोटा कंपनी जो है ये टाइम पे गाड़ियाँ डिलीवर कर रही है। इस तरह से इसको जिसे कहते हैं कि बोर +2% का इंटरेस्ट या इस तरह की जिसे कहते हैं कोई भी जो हिट्स हैं वो इसको नहीं लग रही। तो जो कंपनी है एफिशिएंसी के मामले में जो टोयोटा कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी एंड होंडा। तो चलें अब जो लायबिलिटीज़ है वो सुजुकी भी देख लेते हैं और होंडा की भी देख लेते हैं। सुजुकी की अगर आके देखें 11 बिलियन थी, 11 बिलियन से 21 बिलियन यानी कि 45% का जिसे कहते हैं इंक्रीज़ आ गया, लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। 21 से 32, 32 से 51, 51 से 41, यानी कि लायबिलिटीज़ पिछले 3-4 सालों से बढ़ रही थी। तो ये जिसे कहते हैं सही है, अच्छी बात है कि कंपनीज जो है अपनी लायबिलिटीज़ को जिसे कहते हैं कम कर रही है। टोटल लायबिलिटीज़ और जो करंट लायबिलिटीज़ है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। वही बात है कि पिछले 3-4 सालों से जिसे कहते हैं इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन रिसेंट ईयर के अंदर जो लायबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम हो गई, तो ये अच्छी बात है। इसी तरह अगर हम लोग टोयोटा के आगे देख लेते हैं तो 8 बिलियन थी, 8 बिलियन से 37 बिलियन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा 78% का जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट जंप आया लायबिलिटीज़ का। फिर 38 से 41 हो गई, ऑलमोस्ट 8% कम। तो 8% उसके बाद जिसे कहते हैं कंपनी की जो लायबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कम हो गई, -188% जो है कंपनी की लायबिलिटीज़ जो है कम हो गई। लेकिन अगर आप देखते हैं कि लायबिलिटीज़ कंपनी की काफ़ी कम हो गई, यानी कि माइनस टोटल लायबिलिटीज़ जो है -188% कंपनी की लायबिलिटीज़ आपको जिसे कहते हैं एज एन एनालिस्ट जब आप देखते हैं आप कहते हैं कंपनी की लायबिलिटीज़ काफ़ी कम हो गई, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी लायबिलिटीज़ 41 बिलियन से 14 बिलियन पे आ गई, लायबिलिटीज़ कम हुई है, लेकिन ऊपर जो कंपनी का कैश है वो भी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कम हो गया। तो ये अच्छी बात नहीं, कंपनी की लायबिलिटीज़ कम हो लेकिन जो कैश है और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए, और यही काम जो है टोयोटा कर रही है। यानी कि जो टोयोटा है उसकी लायबिलिटीज़ कम होती जा रही हैं या थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो जो टोयोटा कंपनी है उसको ईजिली पे ऑफ कर देती है, लेकिन अपने एसेट्स के ऊपर जिसे कहते हैं कोई भी हिट नहीं लगने दे रही। जो टोयोटा है उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो बेशक कम हो रही हैं, लेकिन अगर उसके
फिक्स्ड एसेट देख लें, फिक्स्ड एसेट पिछले 5 सालों में कहीं पे भी टोयोटा की कंपनी कम नहीं हुए। इसी तरह लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं, 14.4 बिलियन से 15.2 यानी कि 5.3% की जो लाइबिलिटीज़ हैं फिर इंक्रीज़ हो गई, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है। आई एम श्योर कि जो होंडा है वो कुछ ना कुछ करके अपनी जो लाइबिलिटीज़ उनको कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो रिज़र्व है, ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़रूरी काम है। जो मैं आपको आखिरी की 2 जिसे कहते हैं चीज़ें बताने लगा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। रिज़र्व अगर हम लोग देख लें तो 26 बिलियन थे। ये रिज़र्व बेसिकली वो पैसे होते हैं जो कंपनी ने एक तरह से ज़रा साइड पे करके रखे होते हैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, कि फ्यूचर के अंदर हमने कोई प्लांट लगाना है, कोई नई गाड़ी लॉन्च करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो कुछ भी करना है, तो उस तरह से जो कंपनी उसने अपने रिज़र्व जिसे कहते हैं रखे होते हैं। कि जिस तरह अगर ये होंडा वाला वाक़या हो गया था, अगर टोयोटा की गाड़ियों की डिलीवरी लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इस तरह किसी भी तरह की जो इमरजेंसी है उसके लिए जो कंपनी जो है रिज़र्व पैसे जो होते हैं साइड पर थोड़े से रखे होते हैं। तो अगर टोयोटा के रिज़र्व देख लें 2016 में 26 बिलियन थे, 26 बिलियन से 30 बिलियन हो गए, 11% इंक्रीज़। 30 बिलियन से 35 बिलियन हो गए, 15% इंक्रीज़। फिर 35 से 39 बिलियन हो गए, 8.41% इंक्रीज़। और 39 से फिर जिसे कहते हैं 40 बिलियन हो गए। यानी कि रिज़र्व्स जो हैं अगर पिछले 5 सालों के अंदर आप देखते रहें तो जो कंपनी को अपनी लाइबिलिटी भी कम करती जा रही है और रिज़र्व भी बढ़ाती जा रही है और अपने एसेट्स भी बढ़ाती जा रही है। यानी कि बहुत अच्छा जिसे कहते हैं आउट क्लास परफॉर्म कर रही है जो टोयोटा है। बैलेंस शीट के फिगर्स को देख लें, लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट को देख के जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आपने इनकम स्टेटमेंट भी देखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखनी है, काफ़ी ज़्यादा रेशोज़ को आपने कंपेयर करना होता है, आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन जहाँ तक बैलेंस शीट का सवाल है, वहाँ तक जो टोयोटा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी एंड होंडा। रिजर्व के बाद हम लोग जिसे कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर जो हमारी इक्विटी यानी कि जो हमारा पैसा कंपनी में हमारे लिए वही जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है एज अ शेयर होल्डर जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़रूरी होती है। जो वॉरेन बफेट हैं वो भी ये कहते हैं जो इक्विटी है, जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ज़रूरी फिगर है। और अगर शेयर होल्डर इक्विटी भी देखें तो ये भी 27 से 31 होगी, यानी कि 11% का इंक्रीज़ आया। 31 से 36 होगी, 15% का इंक्रीज़। 36 से 48% का इंक्रीज़। 40 से 41 2% का इंक्रीज़। यानी कि जो टोयोटा कंपनी है उसके रिजर्व भी पिछले 5 सालों से बढ़ रहे हैं और जो उसकी शेयर होल्डर इक्विटी है वो भी पिछले 5 सालों से बढ़ रही है। तो यानी कि इधर तो जिसे कहते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखते हैं सुजुकी और होंडा के क्या हालात हैं। यही जो रिज़र्व है अगर हम लोग सुजुकी के आगे देखें तो 25 से 28 बिलियन यानी कि 11.6% का इंक्रीज़। 28 से फिर 28 यानी कि -1.12% का जिसे कहते हैं डिक्रीज़ है, क्योंकि 726 थे 409 हो गए, थोड़े से रिजर्व कम हो गए। फिर 28 से 25 बिलियन हो गए, -13% डिक्रीज़। और 25 से 23 यानी कि जो रिज़र्व हैं ये इसके डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, जो कि जिसे कहते हैं अच्छी बात नहीं है। ये जो रिज़र्व और इक्विटी होती है ये इंटर रिलेटेड होती है, यानी कि मिलते जुलते जिसे कहते हैं आसपास की चीज़ होती है। तो जो रिज़र्व हैं वो भी जिसे कहते हैं 2016 से 2017 तक बढ़े थे और उसके बाद देखें माइनस में जा रहे हैं रिज़र्व। और इक्विटी का भी ये है 26 से 29 यानी कि 11% का इंक्रीज़ आया, लेकिन 29, 25, 24 यानी कि पिछले 3 सालों से जो सुजुकी है उसके रिज़र्व भी कम होते जा रहे हैं, जो उसकी इक्विटी है वो भी कम होती जा रही है। तो ये जिसे कहते हैं अच्छी बात नहीं है, यानी कि हमारा जो पैसा कंपनी में पड़ा हुआ है वो कम होता जा रहा है। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ उतार देंगे तो जो पीछे पैसा बचेगा वो हमारा होता है, यानी कि वो इक्विटी हमारी एज अ शेयर होल्डर होती है। तो एज अ शेयर होल्डर हमारा जो पैसा है 2016 से 2017 में तो बढ़ा था, 26 बिलियन से 29 बिलियन हो गया, लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं डिक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि हमारा पैसा कंपनी में से कम होता जा रहा है। तो ये जिसे कहते हैं अच्छी बात नहीं है। यही जो रिज़र्व और इक्विटी है यही अगर हम लोग देखते रहते हैं क्या कहते हैं होंडा की देखते रहते हैं, जो इनके रिज़र्व हैं 6 बिलियन से 11 बिलियन, 44% का इंक्रीज़ काफ़ी अच्छा है। 11 से 15 हो गए, 25% का इंक्रीज़। 15 से 16 और 16 से फिर 15, यानी कि रिसेंट ईयर के अंदर इनके रिज़र्व कम हुए हैं, लेकिन पीछे से जो है अच्छा इंक्रीज़ करती आई है होंडा अपने रिज़र्व। और नीचे इक्विटी के अंदर देख ले तो 7.9 बिलियन से 13 बिलियन, 39% का इंक्रीज़। फिर अगले साल 13 से 17 23% का इंक्रीज़। 17 से फिर 17 3.14% का इंक्रीज़। 0.73 से 6 पे आ गया। लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं इक्विटी जिसे कहते हैं कम होगी, यानी कि 17.6 बिलियन से 16.5 बिलियन, -6.46% का जिसे कहते हैं डिक्रीज़ आया। अगर शेयर होल्डर इक्विटी को देखा जाए तो जो होंडा है उसकी भी कम हो रही है, जो सुजुकी है उसकी भी कम हो रही है, लेकिन टोयोटा ने ना अपने रिज़र्व कम होने दिए हैं, ना अपनी इक्विटी कम होने दी है और ना अपने एसेट्स कम होने दिए हैं। यानी कि जो एसेट्स हैं वो कहीं पे भी पिछले 5 सालों में से टोयोटा के माइनस में नहीं गए। जो सुजुकी है उसके रिसेंट ईयर में माइनस गए हैं, जो पिछले होंडा उसके पिछले 2 सालों से माइनस में जा रहे हैं। जो जिसे कहते हैं जो टोयोटा ऑन अ बैलेंस शीट लेवल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो अमाउंट्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं करंट ईयर के अंदर ये तीनों कंपनीज जो हैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं।
तो अब अगर सिर्फ करंट ईयर में देखें कि 2020 में ये तीनों कंपनीज जो हैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं देखें 4.6 बिलियन है होंडा के, 13.1 बिलियन है सुजुकी के और 16.5 बिलियन है टोयोटा के। यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा टोयोटा के पास है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट के जो एसेट्स हैं वो टोयोटा के पास हैं। और इन्वेस्टमेंट्स भी अगर देख लें सेकंड पे, होंडा के 4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स हैं, सुजुकी की 278 मिलियन की, यानी कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है। और 41 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है टोयोटा की, यानी कि जो सुजुकी और होंडा है वो जिसे कहते हैं पास भी नहीं है टोयोटा की इन्वेस्टमेंट्स के। जो कैश इन हैंड है वो सबसे ज़्यादा 17 बिलियन सुजुकी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन कैश ज़्यादा है, एसेट्स कम है इस चीज़ की, जिसे कहते हैं मुझे इतनी समझ नहीं आ रही। लेकिन चले देखते हैं इन द फ्यूचर कंपनी क्या करती है, क्योंकि सुजुकी ने जिसे कहते हैं भाई स्विफ्ट भी लॉन्च किया, शायद उसके अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया होगा, इस वजह से इन्होंने कैश रखा होगा, अपने एसेट्स इंक्रीज़ नहीं किए होंगे। लेकिन ये तो जब जिसे कहते हैं लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर ही हमें पता चलेगा जो सुजुकी है उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जो कैश इन हैंड है 1.1 बिलियन और 1.5 बिलियन होंडा के कैश थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इतना मसला कोई नहीं। जो इन्वेस्टमेंट है वो 41 बिलियन और 4 बिलियन, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डिफरेंस है। और स्टॉक इन ट्रेड देखें तो स्टॉक इन ट्रेड बेसिकली वो पैसे होते हैं, यानी कि जितनी मालियत की गाड़ियाँ वगैरह जो हैं आपने आगे फॉर सेल के लिए जो कंपनीज होती हैं उसने दी होती हैं। तो 11 बिलियन की गाड़ियाँ होंडा की हैं फॉर सेल के लिए, 18 बिलियन की सुजुकी और 15 बिलियन की जिसे कहते हैं टोयोटा की। यानी कि इसके अंदर भी जो सुजुकी है उसकी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक इन ट्रेड है। होपफुली ये जो पैसा है ये भी कैश में कन्वर्ट होगा और फिर देखते हैं कि कैश से एसेट्स बनते हैं या नहीं। ट्रेड डेट भी देख लें तो उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा ट्रेड डेट है वो टोयोटा की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनकी मेरे ख्याल से गाड़ियाँ भी ज़्यादा बिक रही हैं। सुजुकी की 503 मिलियन और 868 मिलियन जो है होंडा की ट्रेड डेट्स है। करंट एसेट्स अगर देख लें तो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं 63 बिलियन के टोयोटा के हैं, 45 बिलियन सुजुकी और 26 बिलियन के जो करंट एसेट्स हैं वो होंडा के हैं। और अगर टोटल एसेट्स देख लें तो 31 बिलियन होंडा, 66 बिलियन सुजुकी और 80 बिलियन टोयोटा, यानी कि जो टोटल एसेट्स हैं कुल असासे जो हैं वो टोयोटा के सबसे ज़्यादा, यानी कि 80 बिलियन के उसके पास जो हैं एसेट्स पड़े हुए हैं। जो होंडा और सुजुकी उसके काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। तो इधर भी जिसे कहते हैं टोयोटा जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं, जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं और जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा जो हैं सुजुकी के ऊपर है 41 टोटल लायबिलिटीज़ 42 बिलियन की, 39 बिलियन की जो है टोयोटा की, यानी कि आसपास ही इनकी लायबिलिटीज़, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जो लायबिलिटीज़ हैं होंडा के ऊपर काफ़ी कम है, अच्छी बात है, लेकिन जो उसकी सेल्स हैं वो भी दोनों से कम हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है लायबिलिटीज़ उसकी ही कम होंगी। ये हम लोगों को आगे रेशोज़ में जाके पता चलेगा कि कौन सी कंपनी जिसे कहते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद अगर हम लोग रिजर्व में आ जाते हैं तो उधर भी देखें जो टोयोटा है उसके सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं 40 बिलियन के, 23 बिलियन के उसके हैं सुजुकी की और 15 बिलियन की जिसे कहते हैं होंडा की, यानी कि काफ़ी कम रिजर्व है। और शेयर होल्डर इक्विटी भी अगर देख लें तो वो भी सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं टोयोटा के 41 बिलियन की, 24 बिलियन की इक्विटी जो है, यानी कि इतना पैसा शेयर होल्डर का सुजुकी के अंदर है और 16 बिलियन जो है होंडा का। तो अगर ओवरऑल देखा जाए बैलेंस शीट के ऊपर जो टोयोटा है वो मेजॉरिटी जगह के ऊपर जिसे कहते हैं सुजुकी और होंडा को जिसे कहते हैं बीट कर रही है, यानी कि बैलेंस शीट लेवल के ऊपर जो टोयोटा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह मैं आगे आपके लिए इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी जो है एनालिसिस लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।